दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों तारीख थी 25 सितंबर 2014 और उस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था। नामांकन भरे जा रहे थे और नामांकन भरने की प्रक्रिया में महज 2 दिन बचे हुए थे। ठीक उसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। और उसके बाद जो हालात थे, उन हालातों में सभी 288 सीटें जो महाराष्ट्र की विधानसभा में है, उस पर चुनाव लड़ने के लायक शिवसेना के पास उम्मीदवार तक आनन फानन में ढूंढने मुश्किल हो रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूं? तो दरअसल महाराष्ट्र की 288 सदस्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टेपनी से आगे बढ़कर, यानी सत्ता में सहयोगी की भूमिका से आगे बढ़कर सत्ता का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए जिस तरह से बीच मझधार में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़ा था, अब ये काम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले अब तक कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का पद किसे दिया जाएगा एनडीए के जीतने की स्थिति में, यह ऐलान अब तक नहीं किया गया है। और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे कई कई बार इस मांग को कर चुके हैं और जेडीयू के कैडर के बीच में अब कहीं ना कहीं इसको लेकर व्याकुलता बढ़ती जा रही है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के साथ भी वही होने वाला है? नीतीश कुमार के साथ भी क्या वही होने वाला है जो 25 सितंबर 2014 को उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था? उस घटना को तो तकरीबन 11 साल बीत गए। तो 11 साल बाद महाराष्ट्र में बिहार दोहराने की कवायद तो नहीं चल रही है। अब बिहार की परिस्थितियों को डिकोड करने की कोशिश करें तो मौजूदा परिस्थितियों में बिहार में अमित शाह का दौरा कम हो गया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार टीम अमित शाह पर विश्वास नहीं करते, तो नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, नीतीश कुमार का चुनाव तक भरोसा जीते रखने के लिए, उन्हें गठबंधन छोड़ने पर विवश होने के लिए, सोचने के लिए मजबूर न करने के लिए अमित शाह को बिहार अफेयर से थोड़े दिनों के लिए दिखाने के लिए सहित दूर कर दिया गया है। और अब अमित शाह महाराष्ट्र में कहीं दिख रहे हैं, कहीं और दिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जिसको लेकर बिहार के अंदर में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देखी गई कि एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री को लाडला कहकर वो आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले, यानी पहलगाम की घटना के बाद सबसे पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर कहीं किया तो वो बिहार के मिथिला इलाके में झंझारपुर का किया और वहां से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। हिंदी भी बोले, एक आध लाइन मैथिली भी बोली और अंग्रेजी में भी संदेश दिया। लेकिन अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली के बीच में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है और ऑपरेशन सिंदूर में कितना खोया कितना पाया, इसको लेकर जश्न का माहौल हो या फिर चिंता का माहौल हो, इन दोनों के बीच बिहार में जब सत्ता बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा हो तो प्रधानमंत्री का अगला दौरा तो स्वाभाविक था। लेकिन प्रधानमंत्री का अगला दौरा जो कल से शुरू हो रहा है, पटना में रोड शो भी होगा, एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन भी होगा, राजभवन में प्रधानमंत्री रुकेंगे भी और अगले दिन यानी परसों 30 मई को बिहार के शाहाबाद इलाके में, जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था लोकसभा चुनाव में, उस इलाके के विक्रमगंज में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले भाजपा मुख्यालय पर पटना में जो पोस्टर लगे हैं, जरा उस पोस्टर को देखिए। जो सिंदूर मिटाने चले थे वगैरह वगैरह जैसी बातें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है। लेकिन बिहार, याद रखिए, कभी चुनावी राष्ट्रवाद का हिस्सा बनता नहीं है। बिहार राष्ट्रवाद का हिस्सा तो बनता है, बल्कि हमेशा से रहा है, लेकिन बिहार चुनावी राष्ट्रवाद का हिस्सा बन नहीं रहा। आखिर बने भी क्यों ना? बिहार के विकास के लिए चाहे इस पोस्टर में आप जो दावे देख रहे हैं, क्या उन दावों को पिछले 11 साल 2 दिनों में, आज 28 मई है और 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो 11 साल और 2 दिन बीतने के बाद आपने क्या देखा? यही देखा
कि बिहार से मजदूर ढोने के लिए अब जनसाधारण की जगह अमृत भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि मजदूर ढोकर देश के दूसरे राज्यों में जाएं। आपने बिहार के विकास के नाम पर क्या देखा? यही देखा कि बिहार में जो पहले बिहार जहां पर खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है, देश में सबसे निचले पायदान पर, और 11 सालों बाद एक बार फिर विकास का राग अलापा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब बिहार की जनता को मजदूर बने रहने में ही मजा आता है, बिहार की जनता को दूसरे विकसित राज्यों में जाकर गुजरात मॉडल की वाहवाही करने में ही मजा आता है, तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है? खैर, लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। बिहार की जनता की भावनाएं भी यदि दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करने की है, गुजरात में जाकर गुजरात मॉडल की वाहवाही करने की है, और गुजरात में प्रधानमंत्री जहां 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज एक एक साल में दे रहे हैं, बिना पैकेज शब्द का नाम लिए दे रहे हैं, वही बिहार को यदि देखा जाए कि पिछले 11 सालों में उस हिसाब से तो कहीं ज्यादा तकरीबन 10-12 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल असिस्टेंस जो होता है, केंद्रीय सहायता, उसके अलावा मिल जानी चाहिए थी। गुजरात को तो बुलेट ट्रेन भी मिला, गुजरात को रेलवे यूनिवर्सिटी भी मिली, गुजरात को सबसे बड़ा सोलर पार्क भी मिला, गुजरात को वर्ल्ड कप क्रिकेट का उद्घाटन से लेकर भारत पाकिस्तान मैच से लेकर फाइनल तक मिला, गुजरात को गिफ्ट सिटी तक मिली। लेकिन बिहार को क्या मिला? कपिल शर्मा कॉमेडियन के शब्दों में कहें तो बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन क्या जो बिहार को 11 सालों में बाबा जी का ठुल्लू मिला, तो क्या अब वही बाबा जी का ठुल्लू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन चुनाव के मौके पर देने की तैयारी बीजेपी की तरफ से तो नहीं है? प्रधानमंत्री जा रहे हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं जब शराबबंदी के नाम पर, शराब पकड़ने के नाम पर इंसान की जगह घोड़े को गिरफ्तार किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जा रहे हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेते और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचते हैं, तो जो फुटेज आती है वो तल्खी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री के साथ बात करने की होती है, और उसके साथ भले उस आवाज में, उसमें कोई वॉइस नहीं थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन तल्खी तो दिख रही थी। और जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं तो 2-3 मिनट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलकर चले जाते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में आखिर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर जब तरह तरह की खबरें चल रही है, हालांकि मैं फिर कह दूं मुझे नहीं पता नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन जब इस तरह की खबरें चल रही है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए भी रखना चाहती है और आगामी चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसकी घोषणा करने से भी कतराती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी नीतीश कुमार के प्रति लॉयल खेमा कमजोर होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक पनाह ढूंढने की कोशिश करने वाले नेताओं की जमात बढ़ती जा रही है? यदि बात उस रैली की करें, उस रैली की बात करें जिस रैली में प्रधानमंत्री विक्रमगंज पहुंचने वाले हैं, तब तो साफ दिखाई दे रहा है कि उस रैली की तैयारी में जनता दल यूनाइटेड के नेता और जेडीयू की तरफ से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री उतनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ललन सिंह वो कैबिनेट मंत्री हैं, जितनी मेहनत जनता दल यूनाइटेड के नेता भी नहीं, बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे हैं। चिराग मॉडल की बात अलग है, तेजस्वी यादव की बात अलग है, राजद परिवार के विवाद की बात अलग है, और इन सारे विवादों के बीच यदि बिहार को परखने की कोशिश करें तो बिहार घूम फिर कर वही दिखाई दे रहा है कि आखिर बिहार क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ चला जाएगा? और बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ जाएगा तो नीतीश कुमार तो अपनी सत्ता भोग चुके हैं, सत्ता आज उनके हाथ से छिन जाए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये कहने के कि आखिरी दौर में नवीन पटनायक की तरह उनके साथ धोखा हो गया, कुछ और उनके पास बचेगा नहीं, न तो एक्सक्यूज के लिए और न ही रिग्रेट के लिए। खेद भी प्रकट करने की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली से पटना तक पिछले 40 सालों में नीतीश कुमार सत्ता और विपक्ष की सियासत के साथ एक सफल पारी खेल चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई यदि होती है तो उस राजनीतिक विदाई के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रहने का, यानी नीतीश कुमार के रहने का खामियाजा मुख्य विपक्षी गठबंधन और उसके सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर भी पड़ता है। एक बात इस मामले में मेरी समझ बिल्कुल साफ है कि अगर बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ जाता है तो फिर अगले 15-20 सालों तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना भूल सकते हैं
और उस सपने के लिए उनके पास उन सपनों को उड़ान देने के लिए कोई स्पेस बचता नहीं है। दिग्विजय सिंह के बाद मध्य प्रदेश में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी घुसी तो घुसी ही रह गई। छबील दास मेहता के बाद गुजरात में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी घुसी तो घुसी ही रह गई। वही स्थिति बिहार में अगर खड़ी हो जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वो स्थिति यदि खड़ी होगी तो एक तरफ इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे, तो दूसरी तरफ इसके जिम्मेदार बराबर के जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी होंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की यदि महत्वाकांक्षा अभी और 5 साल राजनीति करने की है, मुख्यमंत्री के पद पर रहकर राजनीति करने की है, तो मुख्यमंत्री के पद पर रहकर उनकी राजनीति करने की महत्वाकांक्षा से कोई सहमत या असहमत तो हो सकता है। लेकिन बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में इस वजह से सौंप दिया जाए कि मुख्य विपक्षी दल नीतीश कुमार को सीएम नहीं रखना चाहता, तो निश्चित तौर पर इसे राजनीतिक समझदारी मानने वाले लोगों की बुद्धि की बलिहारी ही माना जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो रोड शो होगा, वहां भी कुछ इस तरह की बातें करेंगे जिससे कल फिर बैठकर हमारे जैसे पत्रकार और हम सब लोग डिकोड करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए शब्दों का मतलब क्या है। बिहार में सिंदूर बांटने जा रहे हैं, और बिहार में जब सिंदूर बांटने की बात हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिक ब्रांडिंग करने की कोशिशें हो रही है, तो सवाल तो घूम फिर कर यही आता है कि आखिर बिहार जैसे राज्य में 11 सालों में दिया क्या है। और उस इलाके में जा रहे हैं, शाहाबाद के इलाके में, जहां से सबसे ज्यादा लोग आर्मी और पैरामिलिट्री में जाते हैं, और अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की बात कर देने से अग्निवीर स्कीम लाने वाली सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी क्या उन आरोपों से बच जाएंगे कि एक सिक्योर कैरियर यानी एक सुरक्षित करियर जो सेना में होता था, उसे एक असुरक्षित करियर, सर्विस पीरियड के लिहाज से असुरक्षित पीरियड में तब्दील कर देने वाले स्कीम के सहारे उस इलाके में जाकर वोट मांगने की कोशिशें और उस इलाके से जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिशें बीजेपी के लिए क्या फायदे का सौदा साबित होंगी? और इस सवाल के साथ ही वो सवाल नत्थी हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार कल के बाद क्या करेंगे? क्योंकि कल भी यदि सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं हुआ, तो इतना तो तय मानिए कि जो उद्धव ठाकरे का हुआ, वही हाल नीतीश कुमार का एन चुनाव के मौके पर बीजेपी कर सकती है कि एन चुनाव के मौके पर कह दे कि हम अलग लड़ेंगे, अब आपको जो करना है आप कीजिए, बिहार में अपना बहुमत साबित कीजिए चलते चुनाव आचार संहिता के बीच, या फिर राष्ट्रपति शासन का रास्ता दीजिए। तो क्या वो परिस्थितियां हैं? तो क्या उन परिस्थितियों के लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार है? तमाम ऐसी परिस्थितियों के बीच जनता दल यूनाइटेड अंदर से कितनी एकजुट है, यही बड़ा सवाल है। ललन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के ज्यादा करीब हैं या भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब है? और नीतीश कुमार की टीम के सदस्यों की यदि बात की जाए, तो क्या अब वो इस स्थिति में है कि विपक्षी गठबंधन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में रुचि ले, या अब वो इस स्थिति में है कि विपक्षी गठबंधन अपनी भूमिका को नीतीश कुमार के साथ जोड़कर देखने की परिस्थितियों को पैदा होता हुआ देखे? कुल मिलाकर बिहार की जो स्थिति बन रही है, उसमें नीतीश कुमार के साथ 2014 में जो शिवसेना के साथ हुआ, कमोबेश उसी तरह का सलूक भारतीय जनता पार्टी कर दे तो किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी बिहार की परिस्थितियां मंडल और कमंडल पॉलिटिक्स के बीच तो झूल ही रही है। बिहार की परिस्थितियां एक एस्पिरेशनल क्लास का, जो बिहार के हर वर्ग से, चाहे अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पसमानदा, सबके बीच आप जाकर के देखें तो वही परिस्थितियां दिख रही है जो परिस्थितियां लालू यादव के समय विद्यमान थी। लेकिन तब वो एस्पिरेशनल क्लास, वो आकांक्षी वर्ग उस रूप में पैदा नहीं हुआ था, उस रूप में वोट बैंक नहीं बना था जिस रूप में आज बना है। और जब उस रूप में आज वोट बैंक बना हुआ है, तो प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं, उसका फायदा प्रशांत किशोर को भले ही ना मिले, क्योंकि उनकी पार्टी के पास न कोई नैरेटिव है, न कोई विश्वसनीय चेहरा है, लेकिन उसका फायदा किसी दूसरे गठबंधन को मिले, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और आश्चर्य तब भी नहीं होना चाहिए जब बिहार में नीतीश कुमार को माइनस कर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ऑपरेशन सिंदूर की ब्रांडिंग के सहारे, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे सीधे लाने की कोशिश करे। और आखिर ये चर्चा क्यों शुरू हुई है बिहार में कि उद्धव ठाकरे के साथ नॉमिनेशन प्रोसेस जब महाराष्ट्र के चुनाव का चल रहा था,
उस वक्त अलायंस तोड़ने की कोशिशें की गई। और बिहार में ये स्थितियां क्यों बन रही है, तो इसका सीधा जवाब यही है कि बिहार की राजनीति जिस तरह से चलती है, उसमें यदि लालू यादव और नीतीश कुमार को एक होने का मौका दे दिया गया तो 2015 से भी बुरा रिजल्ट बीजेपी के लिए आ सकता है। लिहाजा अभी यदि नीतीश कुमार को बूढ़ी उम्र में नहीं रखा गया तो नीतीश कुमार के लिए दूसरा दरवाजा कभी भी खुल सकता है। तो दूसरे दरवाजे को भी ब्लॉक करके रखना है, नीतीश कुमार को भी बूढ़ी उम्र में रखना है, नीतीश कुमार के वोट बैंक के सामने दुविधा की स्थिति भी पैदा करनी है और नीतीश कुमार से पिंड भी छुड़ाना है। ये सारे काम यदि भारतीय जनता पार्टी को एक साथ करने हैं तो क्या नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतने ज्यादा सरल व्यक्ति हैं कि इन तमाम चीजों को वो देख नहीं पा रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर जो सवाल है, यदि वो सवाल सच है तो हो सकता है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, और यदि उन सवालों में कोई सच्चाई नहीं है तो तय मानिए कि कल और परसों की जो कवायद है, पटना में क्या बोलते हैं, क्या नीति आयोग की तरह रोड शो से भी नीतीश कुमार गायब हो जाते हैं? जैसे नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, तब तो बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा खेल आपको दिख जाएगा। इंतजार कीजिए विक्रमगंज में नीतीश कुमार क्या कहते हैं। झंझारपुर में जाकर के तो उन्होंने कह दिया था, अपनी ही पार्टी के उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए जो भाजपा के करीब बताए जाते हैं कि यही लोग पिछली बार राजद के साथ लेकर गए थे। अब नीतीश कुमार यदि रोड शो में या पटना एयरपोर्ट के कार्यक्रम में या फिर विक्रमगंज के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो क्या बोलते हैं और नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, दरअसल गठबंधन ये रहेगा या गठबंधन ये बिखर जाएगा, एनडीए, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो दोनों की भाषा शैली को देखिए और कल पटना के घटनाक्रम पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है कि पटना में आखिर प्रधानमंत्री को जनता दल यूनाइटेड का प्रो नीतीश कुमार खेमा ललन सिंह और संजय झा वाले खेमे से कितना अलग और कितना एक समान देखने की कोशिश करता है। तो देखते जाइए क्या होता है। लालू यादव की सियासत अब खत्म हो चली है, दौर तेजस्वी यादव का है और इसी दौर में निशांत कुमार के लिए भी जगह बनती दिख रही है और इसी दौर में चिराग पासवान को भी ऐसा लग रहा है कि बिहार उन्हें बुला रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को कितना बिहार बुला रहा है और कितना वो बिन बुलाए पहुंच रहे हैं, कल के बाद सारी परिस्थितियां इस रूप में दिखेगी कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।